वेलकम टू लर्नर वी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। इसमें ना हम इसका बेसिक समझेंगे कि चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है। तो इस चैप्टर में ना देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक होता है मीन, 3 चीज़ें हैं वही देख लेते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो कलेक्टिंग डाटा का मतलब होता है आपको एक डाटा कलेक्ट करना है। डाटा क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए। हर किसी का नाम होगा, हर किसी का कोई रोल नंबर होगा, कि सबकी एज अलग, सबके एज भले ही सबकी हो सकता है एक हो, बट सबके बर्थडेज अलग अलग होंगे, है ना। सबका फेवरेट चैप्टर या फिर फेवरेट सब्जेक्ट अलग होगा, फेवरेट टीचर अलग होंगे। तो इस सारे के सारे डाटा को अगर आप लोग एक टेबल में लिख दें तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि आपकी क्लास में रोल नंबर अलग अलग होंगे, बच्चों के नेम्स अलग अलग होंगे, वो मार्क्स कितने उनके आ रहे हैं, है ना। फिर आगे के रोल नंबर, उनके नाम क्या है, उनके मार्क्स क्या है। तो इस तरीके से ये डाटा होता है। अब इस डाटा को हम लोगों ने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़, तो वही हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस डाटा से आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या होता है। मीन का मतलब, पहले तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आप लोग सम कर लीजिए और वो कितनी है उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला मैंने, पता नहीं क्या बोला, नहीं आया होगा समझ, देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि 5 टॉफ़ी हैं, सब टॉफ़ीज़ का या फिर 5 चॉकलेट है, सारी की सारी चॉकलेट्स का क्या है, रेट अलग अलग है। तो जो चॉकलेट C1 है, चॉकलेट 1 है, उसका रेट क्या है, 10 रुपीज़ है। चॉकलेट 2 का रेट सपोज करिए 5 रुपीज़ है ना। और चॉकलेट 3 है, उसका रेट हम मान लेते हैं कि फिर से 10 रुपीज़ है। चॉकलेट 4 है, उसका रेट 5 रुपीज़ है। और चॉकलेट 5 है, उसका रेट सपोज करिए 20 है। तो अब आप इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो इसका मीन निकालने के लिए ना आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सब का क्या करेंगे, सम कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए ये करेंगे हम लोग 10 + 5 + 10 + 5। एक सेकेंड, यहाँ पे ना, यहाँ से बढ़िया मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि मीन कैसे निकलता है। तो देखिए मीन निकालने के लिए ना, किसी भी चीज़ का आप लोगों को मीन निकालना है तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम डेटा ले लेते हैं चॉकलेट्स का। तो यहाँ पे कितनी चॉकलेट है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। और उनका यहाँ पर रेट देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, आपको नंबर ऑफ चॉकलेट तो 1 2 3 4, जो पहली चॉकलेट है उसका रेट है 10 रुपीज़, दूसरी चॉकलेट है उसका रेट 5 रुपीज़ है। 2 चॉकलेट नहीं है, अच्छा नंबर ऑफ चॉकलेट हो गई, टाइप ऑफ चॉकलेट। तो टाइप 1 की जो है 5 रुपये की है, फिर तीसरी चॉकलेट जो है वो 10 रुपये की है, फिर चौथी चॉकलेट फिर से कितने की हो गई, सपोज करिए 5 रुपये की हो गई। तो 4 का ले लेते हैं हम लोग। तो कितने हैं, सीरियल नंबर कितनी चॉकलेट है, 1 2 3 4, 4 चॉकलेट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हो गई। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सब का हम लोग सम कर देंगे, 10 + 5 + 10 + 5, क्योंकि ये इनकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये वाला तो ये तो नंबर है, देखिए तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4। कितने हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितने हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ 4 है ना, तो इसको टोटल नीचे लिखे, 4 नीचे लिख देंगे और टोटल ऊपर आ जाएगा। टोटल देखिए क्या निकलता है यहाँ पर, 10 + 10 20, और 20 + 5 25, और 25 + 5 यानी कि क्या हो जाएगा 30। तो 30/4, यानी कि 30/4 इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये तो खैर पॉइंट में आएगा, पूरी टेबल में तो आता नहीं है 30, तो फिर मतलब हम डिवाइड कर देंगे, कुछ पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। बात ये है कि हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होती है उसका हम लोग सम कर देते हैं और टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है हम लोगों को, हमें बोला गया है कि एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि आशीष जो है ना वो स्टडीज़ पर 4 घंटे, किसी दिन वो 4 घंटे पढ़ता है, किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन 5, किसी दिन 3 दिन तक। एक दिन उसने 5 घंटे पढ़ा, एक दिन 4 घंटे, एक दिन 5 घंटे, और एक दिन उसने 3 घंटे पढ़ा। तो डेली एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए एवरेज भी वही चीज़ होती है और मीन भी वही चीज़ होती है। तो आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने थे उसके, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एक दिन 4 थे, एक दिन 5 थे और एक दिन 3 थे। और टोटल कितने दिन हैं, 1 2 3, 3 दिन हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 + 5
प्लस 3, तो 4 + 5 + 3 क्या हो जाएगा? 4 + 5 + 3 अपॉन 3, यानी कि ये देखिए 5 + 4 क्या हो गया? 9, और 9 + 3 क्या हो गया? 12, तो 12 अपॉन 3, तो 3 4 ज़ा 12, तो 4 घंटे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 अपॉन 3, तो 4 घंटे ये हो गए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर हम लोगों ने देख लिया था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक दिन 4, एक दिन 5 और एक दिन 3, और फिर सारे के सारे कितने दिन हुए? तो 3 दिन। तो 3 दिन तक एक दिन 4 घंटे, एक दिन 5 घंटे, एक दिन 3 घंटे। तो जो ऊपर वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे और नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मीन। तो एक हमारा इसमें चीज़ होती है मीन निकालना। रेंज क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें ये रेंज दे रखी है, ये इतने सारे द एजेस ऑफ ईयर्स, मतलब 10 टीचर्स की एज कितनी है वो हम लोगों को एवरेज यहाँ पे पूरा दे रखा है कि ये 10 टीचर हैं और इनकी इतनी एज है। तो अगर हम लोगों को रेंज निकालनी होती है ना, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर की अगर हमें रेंज निकालनी है तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन सा है? देखिए ज़रा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कर लेते हैं हम लोग। तो असेंडिंग में कर लेते हैं, तो सबसे छोटा 23, 26 ऐसे करके। अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है? 54, और सबसे छोटा कौन सा है? 23। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे को आप लोग माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा ना वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी माइनस करिए, या फिर आप रेंज बता सकते हैं कि ये इसकी रेंज है। तो रेंज ऑफ टीचर क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ टीचर ऑफ एजेस, तो 54 में से आप लोगों को 23 को माइनस कर देना है, तो 31 ईयर्स। तो रेंज कितनी है? 31 ईयर्स है, कि मतलब इतने इतने साल का वेरिएशन है टीचर्स की एज के बीच में। तो रेंज निकालने के लिए आप लोगों को सबसे बड़े वाले से सबसे छोटे वाले को माइनस करना होता है, और सबसे पहले आपका प्रोसेस होता है कि आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब सबसे छोटे से लेकर के बड़े की तरफ जाते हुए आप लोग किसी भी चीज़ को लगा देते हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए आप किसी भी चीज़ को लगा देते हैं, और इस तरीके से ही काम चलता है। तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे 23 था, तो 23 को लगा दिया हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद 26, और इस तरीके से पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ये लग जाता है। और रेंज क्या होती है? सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर देते हैं तो रेंज निकल जाती है। और मीन एज कैसे निकालेंगे? मीन के लिए तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था ना कि जितने भी हैं इन सबको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। सबको ऐड कर लिया, और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सबको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जितने भी हैं उन सबको आप लोग सम कर लेंगे, जितने हैं सबका आप लोग एडिशन कर लोगे, और एडिशन करने के बाद आप लोग 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने मीन देख लिया और हम लोगों ने रेंज देख ली। अब दो चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो एक होती है मीडियन और मीडियन और मोड। मोड तो बहुत ही सिंपल होता है। मोड क्या होता है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आ रहा होता है ना, वही मोड होता है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आपको पूरा एक डेटा गिवन है इस तरीके से, आपको इसमें क्या करना है, इसको आप लोग अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लीजिए। तो जैसे ही आप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लेंगे ना, तो आप लोगों को दिखेगा कि देखिए कितने 1 2 3, 3 बार तो 1 आ रहा है, और 1 2 3 4 4 बार आपका 2 आ रहा है। तो 3 बार 1 आ रहा है और 4 बार 2 आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है ना, 4 बार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड हो जाता है। आ गई बात समझ? मोड तो बहुत सिंपल होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड हो जाता है। तो मोड हो गया, और हमने मीन देख लिया, हम लोगों ने रेंज देख ली। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं मीडियन। मीडियन भी बहुत सिंपल सा होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं मीडियन में भी। जो आपका नंबर बीच में आ रहा होता है ना, मिडिल में, जो आपका मिडिल में आ रहा है वो आपका मीडियन है। तो देखिए मीडियन इस ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसका आप लोगों को मीडियन निकालने को बोला गया है। तो इसका मीडियन आप लोग कैसे निकालेंगे? ये इसकी पूरी की पूरी रेंज है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले आप लोगों को अरेंज करना होता है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को आप अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने डेटा को अरेंज कर दिया। तो ये था इसका सबसे पहले 17 18 24 ये आ गया। अब इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, आप ऑब्जर्व खुद कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर इधर आ रहे हैं और 3 नंबर इधर आ रहे हैं, बीच में क्या बचा? बीच में 25 बचा, तो वो मीडियन हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि इधर 4 आ रहे होते हैं और इधर 3 आ रहे होते हैं, है ना। जब इवन नंबर होते हैं, जैसे कि 8 है तो 8 के तो भाई एक तरफ
3 हो जाएंगे और एक तरफ 5 हो जाएंगे, है ना। तो उसमें हम लोग दोनों में से कोई भी मीडियन लेकर के चल सकते हैं। वो हम जब क्वेश्चन देखेंगे ना तब समझ जाएंगे। तो अब हम लोगों ने इस वीडियो में मीन, मीडियन, मोड और रेंज देख लिया है कि क्या होते हैं। अब धीरे धीरे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें फिर से रिवाइज होती जाएंगी। तो थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग और इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम बेसिक्स इसके बता चुके हैं, कवर कर चुके हैं कि मीन, मीडियन, मोड, रेंज ये सब क्या होता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 10 बच्चों की हाइट आप लोगों को क्या करनी है, लिखनी है मेजर करके, और फिर उसको क्या करना है, रेंज बतानी है कि रेंज क्या है। तो कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था ना कि रेंज कैसे निकाली जाती है। तो देखिए रेंज निकालने का वे होता है कि आप लोगों को सबसे पहले तो पूरा का पूरा डेटा निकाल लेना है। जैसे कि कितने 10 बच्चों की आप लोगों ने हाइट लिख ली। एक सपोज़ करिए एक की 150 सेंटीमीटर है, एक की 155 है, एक की, मतलब इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, उनकी हाइट की क्या करी है, पूरी की पूरी रेंज निकाल ली है कि उनकी कितनी होगी। तो ये सारी की सारी हम लोगों ने हाइट्स निकाल ली हैं। हम ये वाला कलर ले लेते हैं, साइज़ तो ये ठीक है, कलर ये वाला। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने हाइट निकाल ली है। तो एक की हाइट कितनी है, एक की मतलब 150 है और एक की 155 और ऐसे ऐसे करके ये सारी की सारी हमने हाइट की रेंज उनकी निकाल ली है। अब इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो देखिए जो भी अभी तो यहाँ पे तो हमें खुद से लेनी पड़ी है वैल्यूज़, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मगर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आप लोगों को गिवन होगी। तो हमने ये वाला डाटा ले लिया है कि एक बच्चे की हाइट 150 सेंटीमीटर, एक की 155, एक की 150, एक की, इस तरीके से अलग अलग बच्चों की हाइट्स हमने ले ली हैं और उनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी उनकी हाइट है ना उनको हम लोगों ने छोटे से बड़े की उसमें रेंज में लगा दिया है। तो छोटे से बड़े की रेंज में सबसे पहले 140, फिर 145, फिर इसी तरीके से, क्योंकि 145 3 बच्चों की थी तो 145 3 बार, 150 2 बच्चों की थी तो 150 2 बार, फिर 155 फिर से 3 बच्चों की थी तो ये 3 बार, और 160 एक बच्चे की थी। तो हम लोगों ने 10 बच्चों की हाइट इस तरीके से लगा दी है ना। अब देखिए रेंज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली बार भी आपको बताया था और अभी भी अच्छे से समझ लीजिए। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है कि हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू हम लोगों की क्या है, सबसे बड़ी है 160, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारी 160 है और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 140, क्योंकि हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दिया है। तो हम लोगों के लिए आसान है इसको समझना कि जो सबसे आगे आएगा, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ना ऐसा होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, जैसे कि अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि 1 सबसे छोटा है और 5 यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हमारा बन करके आता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने चीज़ें लगा दी। तो 140 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम लोगों ने लगा दिया है ना। अब देखिए ज़रा कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है 160 और सबसे छोटी वैल्यू है 140। तो 160 में से आप 140 को माइनस कर देंगे, 160 माइनस 140, तो ये क्या बनता है, ये बनता है 20। तो 20 सेंटीमीटर की रेंज इसकी आ गई है, यानी कि रेंज इसकी आ गई है 20। तो रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को आप लोग माइनस कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होपफुली आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो देखिए टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है आपको एक टेबल में लगाने होते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं कि ये सारे के सारे बच्चों के मार्क्स हैं। ये देखिए ये वाले जो है ना, ये आपके मार्क्स आप लोग को गिवन है और फिर अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चंस के आंसर करना है। जैसे कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सिमिलरली हम यही करेंगे जैसे इससे पहले हमने किया था ना। ये जो हमें नंबर गिवन है 4 6 7 5 3 5, इन सबको क्या करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाया जाता है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके आप बड़ा बड़ा ऐसे करके करते जाते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या आया जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे छोटा क्या था, यहाँ पर सबसे छोटा 1 था, है ना, 1 था। फिर उसके बाद 2, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखिए 3 आ रहा है ये, फिर 3 कितनी बार, एक बार आ रहा है 3। फिर उसके बाद 4 है ये,
फिर उसके बाद 5 है। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने क्या किए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1 आ गया, क्योंकि 1 एक बार आया था तो 1 आ गया, ठीक है। 1, फिर 2 2, फिर 3 4 4, इतनी बार 4 आया था। फिर ये 5 कितनी सारी बार आया था, फिर 6 कितनी बार आया था। आपने क्या किया है, आपने इसको सिंपली क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगा दिया है, क्योंकि 1 जितनी बार 1 एक बार आया, फिर 2 2 बार आया, इस तरीके से। फिर हम इसको टेबल में कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोगों ने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा टेली मार्क्स बनाना, है ना। तो मार्क्स क्या क्या थे, मार्क्स थे 1 से लेकर के 9 तक सारे बच्चों के मार्क्स आए थे। तो हम लोगों ने लिख दिया कि 1 से लेकर के 9 तक, क्योंकि सारे बच्चों के मार्क्स आए हैं ना, 1 से लेकर के 9 तक बच्चों के मार्क्स आए थे यहाँ पर। तो ये सारे के सारे मार्क्स हम लोगों ने लिख दिए। अब मार्क्स लिख दिए, फिर उसके बाद 1 कितनी बार आया था, 1 एक बार आया था। 2 कितनी बार आया था, 2 2 बार आया था। 3 आया था एक बार, 3 यहाँ पे 1 कर दीजिए, 3 एक बार आया था। 4 जो है वो 3 बार आया था। 5 कितनी बार आया था, 5 5 बार आया था। तो देखिए 5 बार के लिए कैसे करते हैं, 1 2 3 4 लिख देते हैं, और 5 दिखाने के लिए आप ऐसे करके कट मार देते हैं। 6 कितनी बार आया था, 6 4 बार आया था। 7 2 बार आया था। 8 एक बार आया था। 9 एक बार आया था। तो ये टेली मार्क्स, देखिए टेली मार्क्स ना इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना कि हम लोगों ने एरो बनाए हैं। तो टेली मार्क्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और जितने भी टेली होती है उसको फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं। 1 कितनी बार आया, एक बार। 2 2 बार आया। 3 1 टाइम्स आया। 4 3 टाइम्स आया। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर आप लोगों को 1 टाइम ही दिखेगा, है ना। 1 एक बार है। 2 2 बार ये रहा। 3 एक बार है। 4 1 2 3 4 बार तो ये रहा, 3 बार आया। 5 देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। 6 4 टाइम्स आया। 7 2 टाइम्स आया। 8 1 टाइम आया, और 9 भी 1 टाइम ही आया है। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, इनको फ्रीक्वेंसी टेबल में रख दिया है। तो 1 देखिए 1 जो है वो 1 टाइम आया था, तो उसको 1। 2 2 बार आया था तो 2। 3 एक बार आया था तो 1। 4 3 बार आया था, और 5 5 बार आया था, है ना। 6 जो है वो 4 बार आया था। 7 2 बार आया था। 8 एक बार, और 9 एक बार। इस तरीके से टेली मार्क्स जो है हम लोगों ने बना दिए हैं, ये टेबल पूरी की पूरी। अब हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन में, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि विच नंबर इज़ हाईएस्ट। तो भाई 9 हाईएस्ट है, हम लोगों को तो दिख रहा है। तो नंबर हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है 9। तो देखिए, है ना, सबसे बड़ा नंबर इन सब में 9 है। अब विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हमें दिख रहा है सबसे छोटा नंबर तो 1 है। तो सबसे छोटा नंबर 1 हो गया। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। देखिए रेंज इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने देखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख लीजिए। रेंज जो होती है वो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होती है। तो आप लोगों ने देखा कि हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है 9, और लोएस्ट है 1। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो गया, 9 माइनस 8 1 हो गया। तो रेंज आ गई 8। अब फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब देखिए अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, देखिए ज़रा यहाँ पर। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि ये जितनी की जितनी ऑब्जर्वेशन थी ना, ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो ये थी सारी, यहाँ पर ये रही, ये असेंडिंग ऑर्डर में जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हम लोगों को मीन निकालना है ना, तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है मीन इज़ इक्वल्स टू, ये कलर थोड़ा, चलिए कौन सा लें, यहाँ पे ये रेड ब्लैक कलर लेते हैं। चलिए, मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम और प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका जो है ना मतलब होता है कि सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं आपकी, यानी कि ऊपर वाली ये जितनी भी गिवन है ना, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। इन सारी की सारी जो आपकी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है ना, इन सबको आपको प्लस करना है, ये सारे के सारे प्लस, और कितने हैं ये उससे डिवाइड कर देना है। देखिए जैसे कि जितने भी नंबर थे उन सबको आपने ऐड कर दिया, और ये टोटल कितने थे नंबर, ये नंबर थे 20 नंबर्स थे। आप इन सबको ऐड करेंगे ना, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। तो 20 ये टोटल नंबर थे, और इनका सम क्या था, तो इन सबको ऐड करने के बाद तो इनका सम आएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी नंबर है, सपोज करिए 1 2 3 4 5 तो नंबर है ना।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गए। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 वो उसकी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होगा। तो जब हम इसका सम करेंगे ना, टोटल सम करेंगे, तो हमारा इसका आंसर 100 आ जाएगा। मैं आपको क्या ऐड करके दिखाऊं, कोई मतलब तो बनता नहीं है इस चीज़ का। ये देखिए 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + ये आपको सबको ऐड करना है। फिर 5 + 5 को 5 टाइम्स ऐड करिए, फिर ज़्यादा सारा का सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कुछ ऐड कर देंगे और अपॉन में 20 आएगा। 20 क्यों आएगा अपॉन में? क्योंकि देखिए ये सारे के सारे जब आप सारे नंबरों को गिनेंगे ना, तो ये नंबर 20 हैं, तो ये नीचे आएगा, इन सब का सम होगा और 20 से उसको डिवाइड किया जाएगा। तो इन सब का सम आया है हमारा 100 और 100 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे। तो 100 से हम लोग जब 20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू आंसर इज 5। आ रही है ना बात आप लोग को समझ? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी नंबर गिवन है उनको आप लोग ऐड करिए और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 गिन के कितने हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स देखिए, हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर, होल का मतलब होता है सारा का सारा, टोटल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या हो गए? 0 1 2 3 4 कि होल नंबर है इसलिए हमने इसमें 0 को भी लगाया है। तो 0 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर आपने ऐड कर दिए 0 1 2 3 4। तो 3 प्लस ये कैसे भी कर लीजिए आप, देखिए आपको ऐड ही तो करना है, ऐड करना है ना। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि और डिवाइड बाय 5। क्यों? क्योंकि नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 4 + 3 7, 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 और 9 + 1 10। तो यानी कि 10/5 इनका सम क्या आ गया 10। तो 10 से आप लोग 5 को काट दीजिए, 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आ गया? मीन क्या आ गया 2। देखिए मीन जो होता है ना वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो तो ये हुआ इन सब का सम। इन सब का सम क्या आया था हमारा 10 आया था। और कितने हैं ये 1 2 3 4 5, इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर 2 आ गया। तो मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन द 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स का मतलब है कि 8 बार जब उसने खेला तो क्रिकेटर का ये स्कोर रहा। देखिए ये स्कोर रहा जो आप लोगों को गिवन है ना, ये उसके मतलब उसने स्कोर किया। अब इसका मीन निकालना है। तो देखिए मीन तो कैसे निकालते हैं, बहुत सही इजी तरीका है ना मीन निकालने का। तो इन सबको क्या करो ऐड करो और फिर गिन लो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है ना ये। तो जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ इन सब का सम आ जाएगा, है ना। तो मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए फाइंड द मीन ऑफ द स्कोर। तो स्कोर हमारा ये है और इन सबको क्या करेंगे, इन सब के बीच में प्लस लगा देंगे। तो 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। तो इन सबको जब आपने सम किया तो आंसर आ गया 400। जब आपने इन सब का क्या किया ऐड किया ना, इन सबको ये जो थे इन सबको जब आपने ऐड किया तो इन सबको ऐड करने के बाद आंसर 400 आ गया। 400 और नीचे क्या था 8। क्यों? क्योंकि ये टोटल कितने हैं 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना ये। तो इन सबको सम करके क्या आ गया 400 आ गया। 400 को आप लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 50। ठीक है, तो 400 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आपका 50 आ जाता है। डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ये होता है मीन। मीन निकालने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जो भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका आप लोगों को सम कर लेना है और कितने हैं उनको गिनो, 8 हैं यहाँ पर, तो 8 से डिवाइड कर दो, ये होता है मीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फाइंड द मीन। अच्छा आपको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा गया है। तो हमें कुछ चीज़ें दी हैं जिसका हम लोगों को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, आई एम सो सॉरी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया है यहाँ पर। तो
उसमें ना आप प्लीज़ अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें एक टेबल बना हुआ है, या फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसका हिंट देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरीके से है कि प्लेयर हैं, ठीक है, प्लेयर यहाँ पर हैं और ABC, तो गेम्स है बहुत सारे। तो पहला जो गेम है ये प्लेयर है और यहाँ पे गेम्स है। तो गेम 1 जो है ना, गेम 1 में प्लेयर 1 के कितने आए हैं, 14 आए हैं और पॉइंट्स। फिर गेम 2 में उसके 16 आए हैं और गेम 3 में उसके 10 आए हैं और गेम 4 में उसके 10 आए हैं। फिर उसके बाद इसके बी वाले प्लेयर के गेम 1 में 0, इसमें 8, इसमें आ गए हैं 6 और इसमें 4, और सी के 8, 11 और खेला ही नहीं है, डिड नॉट प्ले, उसने खेला ही नहीं है, और ये है 13। तो देखिए अगर आप लोगों के पास अभी बुक नहीं है तो प्लीज़ ये वाला ना टेबल आप बुक में बना लीजिए, क्योंकि ये 4 है। क्योंकि अभी मैं इसको हटा दूंगी। तो ये प्लेयर्स थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें हम लोगों को बोला क्या है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो मतलब हमें ये बताना है कि ए ने टोटल 4 गेम्स थे, हम लोगों ने देख लिया, टोटल 4 गेम्स में ए ने स्कोर कितना किया है, एवरेज स्कोर उसका कितना है। तो हम लोगों ने देखा था कि पहला जो गेम था उसमें उसने 14 स्कोर किया था, उसका जो पहला गेम था ए का, उसमें उसने 14 स्कोर किया था। दूसरे वाले गेम में उसने 16 किया था, तीसरे में 10 किया था और चौथे में भी 10 किया था। तो उसने इस तरीके से किया था। तो हमने इन सबको क्या कर देंगे, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज भी बिल्कुल सेम मीन की तरह होता है। जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है उनको ऐड कर दीजिए और जितने भी नंबर है ना, कितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 से आप लोगों को डिवाइड कर देना है कि उसका स्कोर कितना था। पहले में 14, फिर 16, फिर 10, फिर 10, तो ये हो जाएगा 50, और 50 डिवाइडेड बाय 4, 50 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5 पॉइंट्स। तो उसके एवरेज जो थे ना गेम के, वो 12.5 पॉइंट्स बन रहे थे। तो ए का एवरेज आप कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स। तो उसके कितने पॉइंट्स हैं और उसने कितने गेम खेले हैं उससे आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे 14 + 16 + 10 + 10। क्यों, आप बुक में देख लीजिए, मैंने टेबल भी थोड़ी देर पहले बनाया था कि ए का गेम 1 में 14 स्कोर था, गेम 2 में 16 था, गेम 3 में 10 था स्कोर और गेम 4 में फिर से 10 था। तो इन चारों का हम लोग ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट्स निकल आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें मीन फाइंड करना है। टू फाइंड द मीन ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, मतलब जो सी है ना उसको आप लोगों को करना है, मीन निकालना है। बट आप 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर जो सी है ना उसका स्कोर बता देती हूँ मैं आपको। जो सी है उसका पहले गेम में सी का पहले गेम में था 8, दूसरे गेम में थे 11, तीसरा गेम उसने खेला ही नहीं, ब्लैंक है ये, खेला ही नहीं है उसने, 0 स्कोर नहीं है उसका, उसने खेला ही नहीं है। और फिर चौथे गेम में 13। तो आप लोगों को मीन निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे, आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1, 2, 3 उसने ये वाला गेम तो खेला ही नहीं है ना, तो उसका ऐड ही नहीं होगा। क्यों ऐड होगा भाई, क्योंकि जब उसने खेला ही नहीं है तो इसलिए उसने खेला नहीं है ना, इसलिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग मीन निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 3 से, बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। तो हम लोग को मीन निकालने के लिए नहीं बोला गया, हम लोगों को सिर्फ पूछा गया है कि अगर मीन निकालना है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से करेंगे। हम 3 से करेंगे। क्यों 3 से करेंगे, क्योंकि सी ने गेम 3 खेला ही नहीं है, इसीलिए। अब नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने सारे के सारे चारों गेम खेले हैं, आप लोग मीन कैसे निकालेंगे। तो सारे गेम खेले हैं क्योंकि एक में उसका 0 स्कोर आया, बट खेले तो सारे हैं। तो उसने स्कोर क्या क्या था उसका, एक में उसका 0 था, एक में उसका 8 था, फिर 6 था और फिर से 4 था। तो ये सारा उसका स्कोर था। तो इन सबको आप किससे डिवाइड करेंगे, इन सबको आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका एक में 0 था, फिर 8 था, फिर 6 था, फिर 4 था। इसको डिवाइड किया जाएगा 4 से, तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4 और इसका आंसर आ जाएगा 4.5। तो 4.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो सारे के सारे आप लोगों ने टोटल पॉइंट्स को आपने ऐड कर लिया, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया 4 से, इसका आंसर आ जाएगा 4.5 पॉइंट्स। ठीक है, तो बी जो है, बी ने जो गेम खेला था उसका मीन 4.5 आ जाएगा। अब आएगा हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है। तो आप लोग सबका मीन निकाल लेंगे। आपके पास बी का मीन आया है 4.5 और आपके पास ए का मीन आया है 12.5।
तो जो ए का मीन हम लोगों ने निकाला, बी का हमने सबसे पहले निकाला था, नहीं सबसे पहले ए का निकाला था। ए का मीन है 12.5 पॉइंट्स, और फिर उसके बाद बी का हम लोगों ने अभी थर्ड पार्ट में निकाला है 4.5। अब हम सी का भी निकाल लेते हैं। तो मीन ऑफ सी का क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 गेम खेले ना उसने, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 10.67। तो हम तीनों के मीन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ए का मीन क्या है, ए का मीन है 12.5, ए का जो है वो 12.5 है मीन, बी का 4.5 है, और सी का क्या है, सी का 10.67 है। तो ए जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है ना। तो ए इस केस में बेस्ट परफॉर्मर हो गया। क्यों, क्योंकि ए का मीन 12.5 है, तो ए बेस्ट परफॉर्मर हो जाएगा। अब हम लोग जो है ना 7th आगे के जो क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। टू लर्नर बी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3। इसके जो 3.1 है, 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब 100 में से बच्चों के नंबर हमें बताए गए हैं। बच्चों के मार्क्स क्या क्या आए हैं, बच्चों के मार्क्स आए हैं 85। आप लोग प्लीज़ बुक खोल लीजिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे पाई हूँ। तो 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75 ये बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो जो भी होते हैं हम लोगों को क्या करना होता है, मार्क्स या जो भी चीज़ हमें गिवन होती है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स हम लोग को, पहला क्वेश्चन है, हम लोगों से बोला गया है कि हम लोगों को हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो ये सारे के सारे नंबर्स थे, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब अरेंज कर लिया हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या क्या आया हमारे पास, 39, सबसे छोटा 39 है, फिर 48, 56, 75, 76, 81, 85, फिर से 85, फिर 90 एंड 95। तो ये सारे के सारे हमारे पास नंबर हैं, और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को बताना है कि हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हुए लगाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लगा दिया छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 39 दिख रहा है ना। तो सबसे छोटा नंबर हमें जो दिख रहा है यहाँ पे वो है 39। तो 39 को हमने लिख दिया कि ये लोएस्ट है। और फिर सबसे बड़ा हमें नंबर कौन सा दिख रहा है, हमें दिख रहा है 95। तो सबसे बड़ा 95 है, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 39। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स है 95 और लोएस्ट मार्क्स है क्या है, लोएस्ट मार्क्स है 39। ये हो गया। अब रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, रेंज का तो हमने बताया था ना कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सब काफ़ी बार निकाल चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटे को हमें माइनस कर देना है। तो रेंज हम लोग निकालते हैं हाईएस्ट 95 माइनस 39। हाईएस्ट सबसे बड़ा जो होता है उसमें से सबसे छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 95 में से जब आप लोग 39 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया तो क्या बचा, 6 बचा, है ना। और फिर इधर चला गया 8 में से 3 गया 5, यानी कि जब आप लोगों ने 95 में से 39 को माइनस किया तो आपके पास बचेगा 56। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हम लोग रेंज निकालने के लिए करते हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो मीन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ऐड करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जो लगा रखा है ये ऑब्जर्वेशन है। मीन निकालने के लिए आप सम करेंगे इन सबका, यानी कि इन सबको हम ऐड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल, मतलब सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल होता है। तो सारे के सारे जितने भी मार्क्स हैं ना, आप सबको क्या करेंगे, आप सबको सम कर लेंगे। तो ये है 39 + 48 + 56 + 75, इस तरीके से जितने भी आपको मार्क्स गिवन हैं आप सारे के सारे ऐड कर लेंगे। और जितने टोटल हैं, मतलब जितने मार्क्स आपको गिवन हैं उन सबको आप क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितने नंबर ये हैं। तो गिनेंगे आप इन सबको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो यानी कि टोटल डिजिट्स कितनी हैं, 10 हैं। तो 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है ना, इसका पूरे के पूरे का इस सबको आप लोग जब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 730। और 730 और कितने नंबर थे ये, 10 नंबर थे, तो 10।
तो सिंपल सा हो गया, तो 0 से 0 कट गया और आंसर आ गया 73। तो यानी कि मीन क्या था, मीन निकला इसका 73। मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मार्क्स गिवन है आपको, तो सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स है, 10 नंबर, 10 मार्क्स, मतलब 10 लोगों के मार्क्स थे और उन सारे के सारे मार्क्स को ऐड कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या था। देखिए सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 कितने हैं टोटल, कितने हैं ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो ये 10। इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिए टोटल और सम में मतलब वो मत करिए, तो ये है सम ऑफ, मीन होता है, वैसे एक्चुअली पता है यहाँ पे टोटल मत भी लगाइए आप लोग, टोटल हटा दीजिए, यहाँ पे ये टोटल हटा दीजिए, आप लोग सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर है, तो नंबर 10 था, तो हमने 10 से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। तो एनरोलमेंट इतना है स्कूल में, एनरोलमेंट का मतलब है कि बच्चे कितने हैं स्कूल में, लगभग 6 साल तक इतने बच्चे हैं। 155, वो 1555, 1670, 1750, ये लगभग कितने सालों तक, ये हमें बता रखा है कि लगभग 6 ईयर्स तक, 6 सालों तक बच्चे स्कूल में इतने हैं, मतलब पहले साल में इतने, दूसरे इतने, ऐसे ऐसे करके इतने इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों को इनका मीन निकालना है, कितने टाइम में एवरेज तौर पर कितने बच्चे थे। तो मीन हम लोग निकाल लेंगे, तो जितना भी हमें नंबर गिवन है इनको हम लोग क्या कर देंगे, इन सब का हम सम कर देंगे। सम कर दिया तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कर दिया इन सब का, ये देखिए यहाँ पर ये इन सब का सम कर दिया। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, 100, तो ये 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। तो इस सबको हमने क्या कर दिया, इन सबको हमने ऐड करता है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, अभी भी ऐड तो करना ही पड़ेगा, इन सबको नॉर्मली ऐड करना है। और ऐड तो आप लोग कर ही लेंगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 8। कितना इजी है ना, 1 2 3 4 तो ऐसे आ गया और 8 इसके आगे आ गया। तो 1 2 3 4 8, और इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो भाई 6 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 6 से, क्योंकि ये कितने नंबर्स हैं, ये 6 टाइम्स ही तो आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है ना, इसलिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मीन क्या आ गया, मीन निकल के जब हमने 1 2 3 4 8 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो मीन आ गया 2058। तो मीन 2058 हमारा आ जाता है। आ रहा है ना आपको समझ, सिंपल सा। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि स्कूल में इतने एडमिशन्स हुए हैं लगातार 6 साल तक, तो उनका मीन निकालना है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, उन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 6 थी। तो ये हमारा मीन निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड। तो क्या हुआ है कि मतलब पूरे हफ्ते में कितनी बारिश पड़ी है वो रिकॉर्ड किया है। तो मंडे को हमारी ये वाली जो बारिश थी ना, ये मंडे को पड़ी है, मंडे को। तो मैं तो ऐसे मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखा दी, क्योंकि बेसिकली असेंडिंग में लिखना होता है। ये मंडे को पड़ी थी, ये वाली ट्यूसडे को पड़ी थी, फिर उसके बाद जो है वेडनेसडे को 2.1 है, ये है 2.1, यहाँ पे 2.1। इस तरीके से मतलब पूरा टेबल आप बना सकते हैं, या फिर बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, जैसे कि ऐसे करके यहाँ पे मैं आपको बता के दिखाती हूँ कि किस तरीके से टेबल है बुक में आप लोगों को टेबल दिया है। यहाँ पे आपको डे गिवन है और फिर रेनफॉल इन mm। तो डे मंडे को हुई है 0.0, मतलब मंडे को कोई बारिश नहीं हुई। ट्यूसडे को हुई है 12.2 mm बारिश, फिर वेडनेसडे को 2.1 हुई है, थर्सडे को हुई है फिर 0, और फिर उसके बाद फ्राइडे को 20.5 हुई है। तो सबसे ज़्यादा कब किस दिन हुई है, 20.5। हाईएस्ट क्या हो गया, 20.5। लोएस्ट 0 हो गया। तो रेंज क्या हो जाएगी, इस तरीके से रेंज निकालते हैं। सैटरडे को पड़ी है 5.5 और संडे को पड़ी है 1।
तो इस तरीके से आपको डेटा दे रखा है। इस डेटा की हेल्प से आप लोग को बताना है रेंज। रेंज तो मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को जब आप लोग माइनस कर देते हैं तो रेंज निकल आती है। तो हम लोगों ने जो पूरा डेटा अभी मैंने आपको दिखाया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज हुआ दिख रहा है। अब देखिए, फाइंड द रेंज। रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाले को आप लोग माइनस करते हैं। सबसे बड़ा क्या है, ये है सबसे बड़ा, और सबसे छोटे तो ये हैं 0 0 है ना। तो सबसे बड़े में से आपने सबसे छोटे को माइनस कर दिया तो आपकी रेंज आ जाती है। तो 20.5 में से आपने 0 को माइनस कर दिया तो आंसर तो 20.5 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से प्लस करो माइनस करो आंसर तो वही आ जाता है। तो रेंज निकल गई। मीन निकालने के लिए हम वही करेंगे, सिंपल सी बात है। जितने भी हमारे पास नंबर हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग प्लस करेंगे और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 ही तो है, क्योंकि सारे के सारे डेज़ को लिया हुआ है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है ना, सारे के सारे 7 डेज़ को हमने लिया है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारी 7 हो जाएंगी, और उन दिनों पर कितनी कितनी बारिश हुई है उन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हम लोगों ने मीन ऑफ रेनफॉल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और नंबर कितना था इनका, 7 ऑब्जर्वेशन थी। तो इन सबको हमने जब ऐड किया ना, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 41.3। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी हमने सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 41.3 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन तो 7 थी। तो 41.3 को 7 से डिवाइड आप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5.9 mm। ठीक है, 5.9 mm हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने मीन निकाला है। जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, फिर उसके बाद रेंज, सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर दो तो रेंज निकल आती है। फिर मीन निकालने के लिए जितने भी हमें नंबर गिवन होते हैं इनका हमें सम करना होता है, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के लिए कितनी ऑब्जर्वेशन है इनको 1 2 3 4 ऐसे करके गिन लेना होता है। तो 7 ऑब्जर्वेशन थी, तो इन सब का सम किया, 7 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5.9 mm। और फिर उसके बाद आप लोगों को जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट में आप लोगों से बोला गया है कि फाइंड द अच्छा, मीन तो हो गया। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल कितने दिन रही, तो मीन रेनफॉल कितनी है, मीन रेनफॉल है 5.9। 5.9 से कितने दिन कम रेनफॉल रही ये आपको काउंट करना है। तो मीन रेनफॉल है 5.9। और थर्ड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है कि मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल कितने दिन रही। तो काउंट कर लेते हैं, 5.9 से तो कम, ये दोनों तो बड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन 5.9 से कम रही है ना रेनफॉल, मीन रेनफॉल से कम रही है 5 दिन। तो 5.9 था मीन, और 5 दिन 5.9 से कम रही है, तो मीन रेनफॉल से कम रही है कितने दिन, 5 डेज़ मीन रेनफॉल से हमारी जो बारिश पड़ी है वो कम रही है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि जो हाइट गिवन है हमें, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हम लोगों ने 10 लड़कियों की लंबाई को मेजर किया है। सबसे लंबी लड़की कौन है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी डाटा इस चैप्टर में आता है ना, तो सबसे पहले आपका काम होता है क्या, कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हुए आपको उस डाटा को लगा देना है। छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हुए डाटा लगा देना है असेंडिंग ऑर्डर में। इस चैप्टर में सबसे पहले यही काम करना होता है हमें। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लगा दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। सबसे लंबी लड़की कौन है, जो सबसे लास्ट में आएगी, यानी कि 151 सेंटीमीटर वाली सबसे लंबी है। और सबसे छोटी लड़की कौन सी है, 128 सेंटीमीटर की है। हाइट टॉलेस्ट आपसे पूछा गया, फर्स्ट पार्ट जो है आपका, आपसे पूछा गया है कि टॉलेस्ट कौन सी है। तो टॉलेस्ट 151 सेंटीमीटर वाली है। सबसे छोटी कौन सी है, 128 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर देख लीजिए आप अपने डेटा में कि यहाँ पे देखिए जो ब्लैक उसमें दिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे कम छोटा कौन सा है, ये वाला 128, और सबसे लंबी है 151 सेंटीमीटर की लड़की। तो सबसे टॉल है 151 सेंटीमीटर, सबसे शॉर्ट है 128 सेंटीमीटर। रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक वो जाता है। तो 151 से लेकर के 128, तो इसको माइनस करोगे तो 23 सेंटीमीटर। तो रेंज कितनी बनती है, सबसे टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट जो है वो रेंज बनती है। तो 151 माइनस 128 टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं सबसे बड़े में से सबसे छोटे को जब आप माइनस करते हैं तो रेंज निकलती है। अब मीन तो अभी तक हम फोर्थ है, हमें मीन निकालना है हाइट का। तो मीन तो होता ही है, क्या होता है मीन,
बताइए बताइए। हाँ देखिए, इन सबको आप लोग को सम कर देना है और इनको काउंट करना है कि कितने हैं, उससे डिवाइड कर देना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब इन सबका आप सम करेंगे, इन सबको आप ऐड करेंगे। तो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 150 और 151। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो सम आएगा ऐड करने के बाद वो आएगा 1414। इन सबको आपको जो हाइट गिवन थी ना जितनी भी लड़कियों की, उन सबको आपने जोड़ लिया, सबको ऐड कर लिया, तो आपका आंसर इसका आया ऐड करने के बाद 1414। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी 10। तो आप इसको 1414 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। देखिए क्या होता है ना, बहुत इजी होता है 10 से डिवाइड करना। होपफुली पता हो, शायद आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि 1414 है और इसको आपने 10 से डिवाइड करना है। तो 10 में कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो। तो ये जो नंबर है ना इसके पीछे से एक पॉइंट लगा दो, बस। जितने भी ज़ीरो होते हैं ना उस नंबर के पीछे से एक उतने ही पॉइंट लग जाते हैं, क्योंकि एक ही ज़ीरो था तो इस नंबर के पीछे से एक पॉइंट लग गया। तो 141.4। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। तो मीन हाइट से ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है। तो देखिए मीन हाइट कितनी निकल के आई हमारी, मीन हाइट तो हमारी निकल के आई है 141.4। तो 141.4 से ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है। तो काउंट कर लेते हैं 141 से किस इसकी ज़्यादा है। तो इसकी ज़्यादा है एक 141 से, एक इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है और इसकी ज़्यादा है। तो 141 जो है वो मीन है ना, 141.4 जो है वो मीन आया हुआ है 141.4। इससे ज़्यादा किस किस की हाइट है, 1 2 3 4 5, 5 लड़कियों की हाइट आई है इससे ज़्यादा। तो मीन हाइट से ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, 5 लड़कियों की। तो ये आज अब हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो चुकी है 3.1। अब जल्दी ही आगे की एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू। डू लर्नर बी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक्स भी इसके देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 3.2। और आप लोग कहते रहते हैं ना कि ये वाला चैप्टर, तो मैं सीक्वेंस से ही तो चलूँगी ना, कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट कर दूँ। इसके बाद 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5th तो हम लोगों ने कर लिया है ना। अब 3.2 देखते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो स्कोर है ना बच्चों का मैथमेटिक्स के टेस्ट में 25 में से 15 स्टूडेंट्स का, मतलब ये कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये मैथ्स के मार्क्स हैं और वो भी 15 बच्चों के, मतलब 15 बच्चों के मैथ्स में ये मार्क्स आए हुए हैं। ये जो हमें दिख रहे हैं ना, ये मार्क्स आए हैं 15 बच्चों के मैथ्स के एग्ज़ाम में। हम लोगों को बोला गया है कि हमें एक तो मोड निकालना है और क्या निकालना है, एक हमें मीडियन निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन में एक मोड निकालना है और एक निकालना है मीडियन। तो मोड एंड मीडियन निकालने हैं और ये हम लोगों के पास यहाँ पर गिवन है, ये डेटा है, इस डेटा से मोड और मीडियन निकालना है। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने बेसिक्स में देखा था कि अगर हमें मोड निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है डाटा। जो भी हम लोगों को नंबर्स गिवन है ना, उन लोगों को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे छोटे से लेकर के बड़े तक। तो छोटे से बड़ा हम जाएंगे तो सबसे छोटा यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, 5 के बाद फिर 9 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 12 है ना, ये 12 है, फिर उसके बाद 15 है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, पूरे के पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर देखिए अरेंज कर दिया है। तो हमने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो आया है 5 9 10 12 15 16 है ना। तो ये सारे के सारा हमारे पास आ गया है जब हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो ये लाइन आ गई। अब कितने टर्म्स हैं हम लोग देख लेंगे कि टर्म्स हैं 15। हम लोगों ने काउंट करे तो हम लोगों को टर्म्स मिले 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 इज़ अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो मोड निकालना आसान हो जाता है। जब नंबर ऑड होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ऑड तो होता है तो हम लोगों को मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ये। अभी हम मीडियन देख रहे हैं, फिर मैं मोड बताऊँगी क्या कैसे निकालते हैं। क्योंकि 15 है, 15 टर्म्स हैं, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला जब कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मीडियन निकलती है n
प्लस 1 बाई 2th टर्म। 2th टर्म का क्या मतलब है, कौन सा टर्म है ये वो टर्म है जो कि हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 15 प्लस 1 आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बाई 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8th टर्म यानी कि जो हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है उसका जो 8वां टर्म है, उसका 8वां टर्म क्या है, उसका 8th टर्म काउंट कर लेते हैं क्या है। तो 8 टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, 20 हमारा आ गया। तो हमारा मीडियन क्या आ गया, मीडियन हमारा आ गया 20। कैसे आया, मीडियन का फॉर्मूला लगाया हमने n+1/2। n का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये नंबर कितने हैं, ये n होता है। तो ये ऑड आया, जब ऑड आता है तो ऑड का हमारा मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। n की जगह 15 रखा, +1/2, 16/2th टर्म, तो 8th टर्म को हम लोग काउंट कर लेंगे इस सीरीज़ में, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमारा मीडियन निकल गया। अब मोड कैसे निकलता है, तो देखिए जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा बार जो भी टर्म आ रहा होता है वो हमारा मोड होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 5 एक बार, अब देखिए 20, देखिए 20 4 बार आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आ रहा होता है वही होता है हमारा मोड, और यहाँ पर है 20। मीडियन बेसिकली जो नंबर बीच में आ रहा होता है, 15 के इस तरफ 7 टर्म्स है, इस तरफ 7 टर्म है, तो बीच में आ रहा था 20। और वैसे फॉर्मूला भी होता है मीडियन निकालने का n+1/2 टर्म, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो। इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो सिंपली n/2 टाइप्स करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा निकल गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो रन है ना, एक मतलब गेम है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हम लोगों का है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स हैं, आप लोगों को बता रखा है कि 11 प्लेयर्स हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू यहाँ पर 11 हो गई, क्योंकि 11 प्लेयर्स हैं हमें बता रखा है। और 11 प्लेयर्स का डाटा ये है कि एक 6 15 120 50 100 80 और ये पूरा का पूरा डाटा हम लोगों को दे रखा है 15 प्लेयर्स का। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जब भी हमें डाटा दिखे हम लोगों को उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो इस डाटा को जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो इस तरीके से ये लगेगा। ये असेंडिंग ऑर्डर का डाटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। फिर हम लोगों ने, हमें n की वैल्यू तो पता थी कि 11 प्लेयर्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा। तो पहले 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 और 120, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और ये कितने टर्म्स हैं, ये हैं 11, n की वैल्यू 11। तो सिंपल सा मोड निकाल लीजिए। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो क्या होता है, वो हो जाता है मोड, है ना। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बार तो 15 आया है ना, तो 15 हमारा मोड निकालना सबसे आसान होता है। सबसे ज़्यादा बार जो नंबर वो मोड है ना, तो 15 हमारा मोड आ गया। अब देखिए मीन भी निकालने को बोला। इस वाले क्वेश्चन में हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी नंबर हैं सबको क्या करना है, सारे के सारे नंबर्स को प्लस कर देना है, और डिवाइड किससे कर देना है कि वो कितने हैं, यानी कि n से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोगों को मीन निकालना है। तो जितने भी ये वाले नंबर्स थे ना, ये देखिए ये वाले जितने भी नंबर्स हैं इन सबको क्या किया हमने, इन सबको हमने प्लस कर दिया। तो 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15, इस तरीके से हमने सबको ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 429। और फिर हम उसको, कितने नंबर हैं ये 11 है ना, तो 11 से हम लोग 429 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 39। तो आ रहा है ना समझ के, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सबसे पहले लगा दिया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। फिर n कितना था, n 11 था, गिवन भी था, गिन भी सकते हो। तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आए वो मोड। मीन निकालना है, तो जितने भी नंबर्स हैं ना, ये जितने भी हैं इन सबको आप लोगों को क्या करना है, इन सबको आपको प्लस कर देना है। इन सबको आपको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 11 थे, तो प्लस करके हमारा आंसर आ गया था 429। 429 प्लस करके आ गया था। और कितने नंबर हैं, 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 39। तो 429 थे, 11 से डिवाइड करा और आंसर हमारा 39 यहाँ पर आ गया है। तो मीन आ गया है 39, मोड आ गया है 15। मीडियन कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने देख लिया, 11 ऑड होता है। ऑड क्या, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, हमें यहाँ पर दिख रहा है n+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 11। तो 11
+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12/2 इज इक्वल्स टू 6, है ना। तो 6th टर्म है। अब छठा टर्म असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो 6th टर्म आता है वो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 15। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चंस में लगाना कि मोड और मीडियन एक होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो मोड भी हमारा 15 है गया, मीडियन भी आ गया 15। मीडियन हम लोगों ने निकाला n+1/2th टर्म, तो 11+1/2 6, तो 6 टर्म हमारा 15 था। फिर आर द 3 डाटा सेम, हम लोगों से पूछा गया है कि क्या तीनों सेम आए हैं, तो नहीं, तो मोड और मीडियन 15 आए हैं बट मीन 39 आया है, तो दोनों सेम नहीं आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हम लोगों से बोला गया है कि आपको एक वेट दिया हुआ है बच्चों का, मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका वेट दिया हुआ है, तो उनका हमें मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। फिर सेकंड पार्ट में क्या कौन सा ज़्यादा बड़ा है, मोड बड़ा है या मीडियन बड़ा है, तो सिंपल सा है, मीन नहीं निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है। क्या क्या निकालना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को एक तो मोड निकालना है और दूसरा हम लोगों को मीडियन निकालना है। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हर क्वेश्चन में एक ही काम, क्या काम कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो सबसे पहले। तो आपका जो भी नंबर आपको गिवन है वो छोटे से बड़ा, असेंडिंग का मतलब होता है जो भी नंबर गिवन हो उसको छोटे से बड़े की तरफ लगा लीजिए। तो 32 35 इस तरीके से हम लोग छोटे से बड़े की तरफ इसको लगा लेते हैं। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग की स्पेलिंग गलत है, ASEND। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने निकाल लिया। तो नंबर कितने आए हैं, नंबर है यहाँ पर 15, है ना, 15 वेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n जो है, n हमारे पास 15 आ गया है, और 15 भी क्या है, ऑड है, तो हम लोग डेटा निकाल लेंगे। तो ये आ गया। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं, मोड निकालना इजी होता है ना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये एक बार, ये एक बार, ये भी एक बार, 38 3 बार आ रहा है ना, बट 43 भी 3 बार आ रहा है। तो भाई क्या होगा मोड, देखिए दोनों 3 बार आ रहे हैं ना, तो दोनों ही मोड हैं। 38 भी है मोड और 43 भी मोड है। क्यों है, 2 मोड क्यों है इस वाले केस में, क्योंकि दोनों नंबर 3 बार आ रहे हैं। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है, ये दोनों ही 3 बार आ रहे हैं, इसलिए दोनों ही मोड हैं। अब हमें मीडियन निकालना है, तो इस डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने का तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2th टर्म। तो n+2th टर्म है ना, n+2th टर्म। तो n क्या है, n हमारे पास 15 है, तो 15 + 1/2, तो 15 + 1/2 2th टर्म है ना, तो यानी कि 16/2 यानी कि 8। तो 8 आ गया हमारे पास। तो 8th टर्म कौन सा है, 8th टर्म हम देख लेते हैं गिन के। 8वां टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां टर्म है 40। तो हमारा मीडियन आ गया 40। कैसे आया, 8th टर्म है ना, तो अब असेंडिंग ऑर्डर में जो लगा रखे हैं उसको गिनेंगे, और 8th प्लेस पे कौन सा आएगा, 40 आया है, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इज़ देयर मोर देन 1 मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड है, एक से ज़्यादा मोड है, हाँ, येस देयर आर 2 मोड्स, 1 इज़ 38 एंड 1 इज़ 43। तो यहाँ पर हमारे 2 मोड थे। तो मोड तो वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर सपोज करिए 7 है वो 5 टाइम्स आ गया, और 8 भी 5 टाइम्स आ गया, 9 भी 5 टाइम्स आ गया, तो 3 भी मोड हो सकते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा जितने भी नंबर हैं वो सारे मोड हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो जो डाटा है ना उसका आप लोगों को मोड और मीडियन निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो इस जो हमारा डेटा है 13 16 12, ये पूरा का पूरा जो डेटा हमें गिवन है, अब इसका हम लोगों को मोड भी निकालना है और इसका हमें मीडियन भी निकालना है। तो सिंपल सा है, मोड और मीडियन निकालने का तरीका, जो तरीका है वही फॉलो हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसका लगाना है। तो ये डाटा था, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाया तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़े की तरफ हम चले गए। तो मोड निकालना तो बहुत ही आसान है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा। सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 14। देखिए 1 2 एंड 3, तो सबसे ज़्यादा बार 14 आ रहा है, तो मोड हमारा 14 हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ टर्म्स हम लोगों ने काउंट करे तो ये आए 9। काउंट कर लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 9, और 9 क्या है, 9 ऑड है। तो ऑड जो टर्म है उसको निकालने का मीडियन का फॉर्मूला होता है, तब से हम देखते ही आ रहे हैं, n+1/2। तो n की वैल्यू है 9, 9 + 1/2 हो जाएगा 10, 10/2 5। तो यानी कि जो 5वां टर्म है, जो 5th टर्म है,
वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 5th टर्म हमारा मीडियन हो जाएगा। और 5th टर्म हमारा 14 है, तो 14 हमारा मीडियन हो गया। तो कैसे निकाला, n+1/2 था, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो 5th टर्म जो 5वां टर्म है, 5th टर्म है, वो हम लोग अपने डाटा में से देख लेंगे कि 5th टर्म कौन सा है। देख लेते हैं काउंट करके, 1 1 2 3 4 5, 5th टर्म। तो यानी कि यहाँ पे मोड और मीडियन दोनों सेम आ गए। तो मीडियन भी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 14 आ गया मीडियन भी, और मोड भी हमारा 14 आ गया। तो 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। और देखिए जो 5th क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसके क्या क्या आंसर्स हैं। तो पहला जो 5th है, देख लेते हैं ज़रा सा। आप लोगों को 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आप लोगों को बोला गया है, सॉरी 5th क्वेश्चन का पहला जो है ना, पहले वाले में आप लोगों को बोला गया है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। क्या जो आपको डाटा गिवन है वो उसमें से एक ही नंबर होगा, जैसे कि आपको डाटा गिवन है 1 2 3 5 8 है ना, तो इसमें से ही मोड आता है ना हमेशा, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 7 आया, तो 7 मोड हो गया। तो फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू हो गया, क्योंकि हमेशा डाटा में जो गिवन होता है उसी में से मोड आता है। नेक्स्ट है सेकेंड, द मीन ऑफ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि मीन कई बार क्या होता है पॉइंटों में भी आ जाता है, अलग भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इस डाटा का जो मीन है ना, हो सकता है कि वो 5.5 आ जाए या फिर 4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो मीन हमेशा डाटा में से आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो सेकेंड फॉल्स है। थर्ड पार्ट है द मीडियन, आपकी बुक खोल लीजिएगा प्लीज़। हाँ, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ द डाटा। क्या मीडियन हमेशा डाटा में से होता है? तो हाँ, मीडियन हमेशा डाटा में से होता है, क्योंकि मीडियन इसमें से 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, तो इसका मीडियन 8 हो गया। कैसे? मीडियन हमेशा बीच वाला टर्म होता है, जो बीच में आता है ना टर्म, वो मीडियन होता है। चौथा वाला द डाटा का मीन 9 है, तो आपको डाटा जो है ना उसमें बुक में 4th पार्ट जो है उसका डाटा ये गिवन है। देखिए डाटा का पार्ट है 6 4 3 8 9 13 एंड 9। इसका मीन जो है ना वो 9 आ रहा है। तो आप लोग निकालेंगे तो देख लें, निकाल के इन सबको ऐड कर लेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जितने भी नंबर हैं सबको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपका 9 नहीं आएगा। तो मीन इसका 9 नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर ट्रू है, सेकेंड पार्ट का आंसर फॉल्स है, थर्ड वाले का आंसर ट्रू है, और फोर्थ वाले का आंसर फिर से फॉल्स है। तो हम लोगों की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। कैसा, इसमें मीन और मीडियन, मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ें हमने निकालनी सीखी। बस सिंपल सी एक्सरसाइज थी, और हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस इसके जल्दी से हो गए 15 मिनट में। वो आपको सॉल्व करनी है अच्छे से, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। लर्नर बी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। अब बस फाइनली हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है इसका पहला क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर फिगर 3.3। तो फिगर 3.3 हमारी ये है, जहाँ पे पेट्स ओन बाय ये वाली, देखिए ये वाली जो है ये फिगर 3.3 है। इसका हमें देखना है और हमें इसके डेटा से बताना है कि पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। तो आप ज़रा देख लिए, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए ना ज़रा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कौन सा पेट खरीदा जा रहा है। सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही है कैट। तो कैट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कैसे आप हम देख रहे हैं इस चीज़ को, अब ये देखिए ज़रा यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ऊपर तक कौन सा जा रहा है, सबसे ऊपर तक जा रहा है कैट वाला, है ना। बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कितने स्टूडेंट्स ने कैट ली है, 10। तो सबसे ज़्यादा ऊपर, क्योंकि ग्राफ किसका जा रहा है, पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स, मतलब कितने लोगों के घर में पालतू बिल्ली है, 10 लोगों के घर में, और डॉग है 8 के, और रैबिट है 2 के, और हैमस्टर है मतलब 4 से कुछ ज़्यादा के अदर्स। तो इसमें आता है, हमें समझ में आता है क्योंकि सबसे ऊंचा ग्राफ कैट्स का जा रहा है ना, इसलिए मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया, सबसे पॉपुलर पसंद किया जाने वाला पेट कौन सा है। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर पेट है कैट। इट इज़ लाइक्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट। तो डॉग कुत्ता जो है वो कितने लोगों का पेट है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगेगी। हम देखेंगे कि अच्छा डॉग ये रहा, ये डॉग लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए ये डॉग लिखा हुआ है। अब डॉग का जो बार है उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक क्या है 8, तो 8 बच्चों को डॉग पसंद है। तो सिंपली बहुत सिंपल चीज़ है, जहाँ तक ये बार ग्राफ्स जा रहे हैं वहाँ देखना है 0 1 2 3 4 12 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो डॉग वाला बार कहाँ तक जा रहा है, डॉग वाला बार देखिए यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ तक 8 तक। तो 8 बच्चों के पास डॉग है। तो इन दोनों ये वाले दोनों जो क्वेश्चन है इसके आंसर क्या क्या हो जाएंगे। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा कैट पसंद है बच्चों को। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट, कुत्ता कितने लोगों के पास है, तो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को ये वाला जो 3.4 है ना, नंबर ऑफ बुक्स, ये वाला ये देखना है। इसमें हमें बताना है विच शोज़ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो मतलब लगातार 5 साल तक कितनी किताबें बिकी हैं वो हमें इसमें दिखा। 1989 में, 1990, 91, 92, 93 इन सालों में कितनी किताबें बिकी हैं वो हमें बता रहा है। अब हमें बताने हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो पहला हमें क्वेश्चन देखना है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। यानी कि हम लोगों को 1989 में कितनी किताबें बिकी हैं ये बताना है, 1990 में कितनी किताबें बिकी हैं और 1992 में कितनी किताबें बिकी हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो देख लेते हैं सिंपल सा, जहाँ तक ये बार ग्राफ के डंडे जा रहे हैं ना ऊपर, उतनी किताबें बिकी हैं। तो कहाँ तक जा रहे हैं, हमें सबसे पहले वाला हमें क्या बताना है 1989 में। तो 1989 में कितनी किताबें बिकी हैं इसका हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा। अबाउट में ये बता पाएंगे क्योंकि देखिए इसका स्केल होता है। जब भी कोई ग्राफ बनता है ना, तो एक तो ऐसी सीधी लाइन होती है ऐसे करके, और एक ऐसी लाइन होती है। इधर हम लोगों ने यहाँ पे ईयर्स लिखे हैं, है ना, यहाँ पे हमने साल लिखे हैं, और यहाँ पे लिखी है नंबर ऑफ बुक्स की कितने साल में कितनी किताबें बिकी हैं, ये वाली चीज़ हमें पता लग रही है। तो 1989 में कितनी किताबें बिकी हैं, 1989 में 180 किताब बिकी हैं। कितनी किताबें बिकी हैं 1989 में, 180। क्योंकि देखिए ये 100 है और ये है 200, तो 100 और 200 के बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 180। तो 1989 में लगभग 180 किताबें बिकी हैं। क्योंकि 180 मैंने कैसे लगाया, मैंने अबाउट कराया, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये देखिए ना, ये बार ग्राफ कहीं 200 से नीचे है, तो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि ये कितनी हो, ये लगभग 180 हो। तो हमने अंदाज़ा लगाया अबाउट 180 बुक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। आप अपनी बुक में क्या लिखेंगे, अपनी नोटबुक में अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, ऐसे करके आप लोग लिख देंगे। अब 1990 में कितनी किताबें बिकी हैं, तो अपनी बुक में से स्केल लीजिए और ऐसे करके मार्क कर दीजिए। तो ये भी 500 से तो नीचे आ रहा है। अब 500 से लगभग 10 नीचे आ रहा है, तो कितनी किताबें बिकी होंगी, लगभग 490 किताबें। मैं मान लेती हूँ कि 490 बुक्स यहाँ पर बिकी होंगी। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया था, 1992 में हम लोग देख रहे हैं, सॉरी 1992, हाँ। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि 1992 में कितनी किताबें बिकी होंगी। तो 1992 में ये देखिए ऐसे करके अगर हम लोग लाइन बनाएं ऐसे करके, तो आप लोग देख रहे हैं कि मतलब हाँ थोड़ा सा ऊपर और जाएगा तो 200 है ना, 250 के आसपास आप लोग देख सकते हैं। 250 या फिर इसी के आसपास आप लोग कह सकते हैं कि 1992 में किताबें जो हैं वो बिकी हैं। आप लोग अपनी बुक में जब स्केल से मार्क करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जानने वाली चीज़ ये है कि इन दोनों के बीच का गैप है 100 का, है ना, इन दोनों के बीच में 100 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 100 का गैप है। तो जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो गैप हम लोग सेम लेकर के चलते हैं। अब इनके एग्जैक्टली जो बीचों बीच आएगा, तो यानी कि 100 और 200 के एग्जैक्टली बीचों बीच तो 150 होता है, बट 150 से ऊपर आएगा और 200 के पास को जाएगा, तो यानी कि 200 के पास वाली, 200 के पास वाली जो वैल्यू होगी वो आएगी। इसी तरीके से 1992 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे करके ग्राफ में से ऐसे करके देखिए लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं
तो हमें कहीं पर 200 से कुछ ऊपर दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर, बट इसके बीच से नीचे दिख रहा है, तो आप लोग 240 भी कह सकते हैं या फिर 250 भी कह सकते हैं, क्योंकि बीच से तो थोड़ा सा नीचे है। तो इसमें आप अबाउट करके, जब भी आप इस तरीके के ग्राफ्स के आंसर लिखेंगे ना, तो आप लोग लिखेंगे अबाउट 240, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो हमारा 1989 का हम लोगों ने क्या अंदाज़ा लगाया था, 1989 में अराउंड 180 होंगी, और इसमें 1990 में अराउंड 490 होंगी, और हम लोग 1992 में लगभग हम लोग ने लगाया कि 240 होंगी, 240। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया, सिर्फ देखना था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही तो हुआ है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। अब हम लोगों से पूछा गया है कौन से साल में लगभग 475 बिकी होंगी और कौन से साल में लगभग 225 बिकी होंगी। तो क्वेश्चन है कि 475 कौन से ईयर में है और 275 कौन से ईयर में है, तो इसका हमें अंदाज़ा लगाना है। तो देखिए 275 का अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो लगभग का अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, तो लगभग में तो ये आ सकती है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा, और 475 जो हैं वो बुक कौन से साल में बिकी होंगी, ये अब हम लोगों को अंदाज़ा लगाना है। 475 वाली जो हैं वो तो 1990 में बिकी होंगी, है ना, क्योंकि सबसे ऊपर इसका यही जा रहा है। तो 475 किताबें तो बिकी होंगी 1990 में। आप कहेंगे कि इससे पहले तो मैंने 490 लिया था, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, इन्होंने भी लगभग ही तो बोला है। तो 475 किताबें बिकी होंगी 1990 में, और 225 नहीं बोला गया है, 225 बोला गया है, 75 लिख गया। तो 225 किताबें बिकी होंगी लगभग 1992 में, है ना, क्योंकि ये हल्का सा ऊपर ही जा रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पूछा गया था। तो 475 किताबें, 475 जो हैं वो किताबें तो लगभग 1990 में, ईयर 1990 में बिकी होंगी, और 225 किताबें ईयर 1992 में बिकी होंगी। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 बुक्स से भी कम कौन से ईयर में बिकी है कि 250 से भी नीचे जिसका ग्राफ हो। तो देखिए 250 से नीचे, एक तो हम लोगों ने यही देखा कि 1992 में, है ना, 1992 में 250 से नीचे हैं, और ये वाली देखिए 1989 और 1992, क्योंकि 250 से नीचे है ना, तो 250 से नीचे कौन कौन से 1989 और 1992 में किताबें 250 से नीचे बिकी हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 250 बुक से कम कौन से ईयर में बिकी हैं। तो 1989 में एक तो, और दूसरा है 1992 में 250 से कम किताबें बिकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी। आपको ये जो ग्राफ्स है ना, ये जो डंडे से हैं, इनको देखना है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ इसमें जहाँ तक जा रहे हैं उतना बता दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में किस तरीके से कितनी बुक बिकी हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, तो हम कर सकते हैं ना, मैंने आपको इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो एक्सिस होता है ना, ये जो नीचे वाला होता है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, जो लेटा हुआ होता है, और ये जो ऐसे खड़ा हुआ होता है वाई एक्सिस बोलते हैं। या फिर आप इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स वाली है उसमें ये हर इस तरीके से लिखेंगे आप कि एवरी गैप डिस्क्राइब्स 100 बुक्स, एवरी गैप डिस्क्राइब्स 100 बुक्स। सो वी सी दैट फ्रॉम ईयर 1989 it is not crossing the mark of 200, so it is not crossing the mark of 200 and was just below it, मतलब बिल्कुल ही हल्का सा ही तो नीचे है ना 200 के, इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि 1989 में लगभग सिर्फ 200 से कम 180 बुक्स बिकी होंगी। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट, 6 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 क्लासेस में कितने बच्चे हैं ये आप लोगों को बता रखा है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो आप लोग ये डेटा देख लीजिए कि क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th। तो इसमें कितने कितने बच्चे हैं ये आप लोग देख लीजिए
है ना। और फिर इसके बाद मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ किस तरीके से प्लॉट करना है। तो 5th में 135 है, 6th में 120 है, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। अब आपको क्वेश्चंस क्या है कि स्केल क्या होगा। देखिए स्केल होता है गैप, कि आपको जो बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके बीच में जो आप लोग गैप्स लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे, वो स्केल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने स्केल कितना लिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने स्केल लिया हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक, मतलब इन दोनों के बीच के जो गैप है ये 100 का है, ये होता है स्केल। तो स्केल हम लोग कितना लेंगे ये देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी मैं आपको पैराग्राफ बना के दिखाऊंगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, तो हम लोग को दिख रहा है 5th क्लास में है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5th में, और सबसे कम किस में है, सबसे कम तो हम लोगों को 10th में दिख रहे हैं ना। तो 10th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। तो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और सबसे कम बच्चे हैं 10th में। तो ये तो हम लोगों को दिख रहा है इससे नंबर से ही, और ग्राफ से भी हम लोग को दिख सकता है। अब हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो क्लास 6 और क्लास 8 के बच्चों का हम लोगों को क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। तो रेशियो हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए ऐसे रेशियो कैसे बनाया जाता है। रेशियो बनाने के लिए आप लोग को बोला गया है क्लास 6 का लेना है बच्चा और क्लास 8 का लेना है। तो ऐसे करके ये जो 2 डॉट होते हैं रेशियो के साइन होते हैं। क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, क्लास 6 में है 120, तो 120 यहाँ पे लिख दीजिए। 8th में कितने हैं 100, तो 100 यहाँ पे लिख दीजिए। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा। अब 12 और 10 किसकी टेबल में आता है, सेम टेबल से कटेंगे, है ना, 2 की टेबल में। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो रेशियो क्या आ गया, जो स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया वो आ गया 6:5। तो आ गया समझ आप लोगों को कैसे करते हैं। रेशियो निकालना हो आप लोगों को बोला गया है कि 6 क्लास से 8th क्लास, तो आगे 6 लिखा जाएगा पीछे 8th लिखा जाएगा। देखिए जब भी रेशियो बोला गया ना कि 6 से 8th का निकालना है आपको, तो आगे की तरफ 6 क्लास की वैल्यू, पीछे की तरफ 8 क्लास की वैल्यू, 8th है ना, इस तरीके से, और इनके बीच में रेशियो। तो 6 क्लास में कितने बच्चे थे 120, 8th क्लास में कितने बच्चे हैं 100, इस तरीके से, है ना। अब इसको ऐसे लिख लीजिए 120/100। 0 से 0 कट गया, और ये 12 और 10 किसकी टेबल में आते हैं 2 की में। तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो हमारा आ गया रेशियो 6/5, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे 6:5। तो हमारा रेशियो आ गया 5 का, 6:5 ये हमारा आ गया। ये है हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो बी वाला लास्ट वाला जो पार्ट है ना, उसका हम लोगों ने आंसर निकाल दिया है 6:5। तो इसका जो आंसर है क्या है, बी के सेकंड पार्ट का, बी का जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर 6:5 आ गया। कैसे, 120:100, 0 से 0 कटा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 6:5 आंसर आ गया। मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, ये तो हमें दिख ही रहा है 5th में, और सबसे कम है 10th क्लास में। अब आगे हम लोगों का स्केल बोला गया है ना हम लोगों से, कि हमें स्केल बताना है कि इसका स्केल हम लोग क्या चूज़ करें। तो स्केल देखिए इस तरीके से चूज़ किया जाता है ताकि हम लोग आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो इसका स्केल ना मुझे लग रहा है कि स्केल जो है वो हम लोग 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये स्केल हमारा बेस्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो इसका हम लोग ग्राफ बना के दिख लेते हैं। पहले मैं आपको रफली दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। तो देखिए ग्राफ हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। ये वाली जो एक लंबी वाली लाइन ले लेते हैं और एक ऐसे लेटी हुई लाइन ले लेते हैं। तो इसमें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। और नीचे की तरफ आ जाएगी क्लास की, कौन सी क्लास के हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5th क्लास ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 6th ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 7th ले लेते हैं, फिर ये 8th ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। मैं आपको ग्राफ दोबारा भी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे 0, तो हम लोगों ने स्केल लिया है कितना 10 का। तो हम लोगों के ग्राफ में 80 से तो छोटा कुछ था ही नहीं, तो इसको ऐसे करके ऐसी लाइन बना दीजिए। टेढ़ी लाइन ये दिखाता है कि हमने 0 से डायरेक्ट 80 पे जंप कर दिया ना, तो उसके लिए। तो 80, 90, 100, 110, 120, वैसे गैप बराबर होना चाहिए, 130, है ना, और 140। गैप हमेशा बराबर लेना है आप लोगों ने। मैं तो इसमें रफली करके दिखा रही हूँ, अभी आपको प्रॉपर भी तरीके से बताऊँगी। इन दोनों के बीच का ना गैप 1-1 सेंटीमीटर ही लीजिएगा, तो वो गैप बराबर रहता है तो सही रहता है।
तो आपको बोला गया था कि 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं ना, तो 5th से 135 मतलब ऐसे करके ये बीच में। और 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 6th क्लास में आपके 120 स्टूडेंट्स हैं, तो 120 तक ये आपका ग्राफ जाएगा। फिर 7th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 7th क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि 95 स्टूडेंट्स हैं, तो 95, 100 और 90 के बीच में। फिर 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 8th में है 100 स्टूडेंट, तो 100 बिल्कुल 100 तक। और 9th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 90, तो 90 तक चला जाएगा। और 10th क्लास में 80 हैं, तो 80 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। अब ये मैंने आपको रफ ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया है, ज़रा प्रॉपर देख लेते हैं, है ना। एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक की जो एक्सरसाइज चैप्टर 3 हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें 3.4 देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, देखिए, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। क्या मतलब ऐसा होना ज़रूरी है, इम्पॉसिबल है, या फिर ये हो सकता है, या फिर नॉट सर्टेन है। तो हमें कई सारी ना पॉसिबिलिटीज़ दी हैं कि मतलब ये वाली चीज़ पक्के पक्के से होगी और ये वाली चीज़ नहीं होगी और ये वाली चीज़ शायद हो जाए, है ना। इस तरीके की हमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो हमें इसका आंसर बताना है। देखिए ज़रा, तो पहला है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। आप कल से आज ज़्यादा बूढ़े हैं, है ना, कल से ज़्यादा एज है आपकी, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का सर्टेन टू हैपन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्टेन, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, सर्टेन टू हैपन। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पार्ट, इसका क्या होगा, इसका ये होगा, मैं सी लिख देती हूँ, ठीक है, सर्टेन टू हैपन, यहाँ पे सर्टेन टू CH लिख देती हूँ, है ना, सर्टेन टू हैपन। अब सेकेंड पार्ट है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड। अब टॉस, आपने टॉस किया तो वो हेड की तरफ ही ऊपर आएगा, तो ऐसा ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं है। ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो इसका सेकंड क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो सेकंड वाले का ये होगा, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है वो हेड पे भी लैंड कर जाए, या फिर हो सकता है वो टेल पे लैंड कर जाए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अ डाई व्हेन टॉस्ड शो शिल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। आपने डाई फेंका, डाई क्या होता है, गुट्टी नहीं होती है, जैसे कि आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में क्या उस पर 8 आता है उसके डाइस पे, तो इम्पॉसिबल है, उस पर तो 8, वो तो सिर्फ 6 तक ही होता है ना, उस पर तो 8 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस पर 8 होता ही नहीं है। तो थर्ड वाले का हो जाएगा इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है द ट्रैफिक सिग्नल, द ट्रैफिक लाइट कैन सीन विल बी ग्रीन। तो ट्रैफिक लाइट है जो ग्रीन हो सकती है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट मतलब आप जिस पे जा रहे हैं और आगे वाली जो ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी, तो हो सकता है बट कुछ ज़रूरी तो नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो इसका भी यही होगा। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कौन कौन से हैं, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है हमारे सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला जो है, देखिए सेकेंड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है बट पक्का नहीं है, तो ये होगा कैन हैपन, ऐसा हो सकता है बट नॉट सर्टेन, मतलब ऐसा हो सकता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसा हो सकता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था कि आप आज ज़्यादा एज है आपकी कल के कंपैरिजन में, तो सर्टेन टू हैपन है, तो ये वाला होगा सर्टेन टू हैपन। और टॉस्ड जो है वो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन हो गया। और थर्ड वाला जो है, ये वाला तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 8 तो कभी भी डाइस पे आ ही नहीं सकता है ना, ये इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, एक डब्बा है, उसमें 6 मार्बल हैं, नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन देम। तो एक डब्बा है, उसमें 6 मार्बल हैं और उन 6 मार्बल्स पर क्या क्या लिखा हुआ है, एक पे 1 लिखा हुआ है, एक पे 2 लिखा हुआ है, एक पे 3 लिखा हुआ है, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को अगर आप लोग याद कर लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सीखना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है
फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये जो है ये वो होती है, क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को निकालने की। तो किसी भी चीज़ को निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में कितना जा रहा है, मतलब कितना है जो आएगा और कितना टोटल है। तो टोटल जितने भी होंगे ना, टोटल हमेशा नीचे आएगा और जो आपको चाहिए होगा वो हमेशा ऊपर आएगा। तो जो आपको चाहिए वो ऊपर और जो आपको टोटल है वो नीचे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक मार्क है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 डाइस हैं ना जिन पे ये नंबर मार्क है। तो 6 डाइस हैं जिन पर ये नंबर मार्क हो रखे हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो नंबर 2 जिस मार्बल पे आए उसको ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए नंबर 2 तो एक ही मार्बल पे आ रहा है ना। अब आपको लगेगा 2 मार्बल, नहीं, 2 तो नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उस मार्बल के ऊपर लिखा हुआ नंबर है 2। आ रहा है आपको समझ, उस मार्बल पर लिखा हुआ सिर्फ 2 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी क्या बताया है मैंने आपको, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाती है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यहाँ पर हो जाएगी, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम इसमें। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब देखो, तो फेवरेबल कितने थे, हमें देखना है कि 2 किस पे आ रहा है। तो 2 तो एक ही पे आ रहा है ना, तो 1 हो जाएगी। और टोटल कितने हैं, टोटल तो 6 हैं। देखिए ना यहाँ पर देखिए 1 2 3 मार्बल, 6 मार्बल्स है ना उस डब्बे में, और हर मार्बल पे एक एक नंबर लिखा हुआ है। एक मार्बल पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे 6। तो उस मार्बल पे 2 आएगा, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो तो एक ही मार्बल है ना, एक ही तो मार्बल है जिस पे 2 लिखा हुआ है, और बाकी तो टोटल कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बाकी टोटल कितने हैं, बाकी टोटल 6 हैं। और हमें क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मार्बल्स मार्क्ड विद, क्या, नंबर ऑफ मार्बल मार्क्ड विद 2। तो 2 तो एक पर ही है। तो हमारा 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई है फर्स्ट वाले की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गई 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। नंबर 5 लिखा हो, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी तो 1/6 ही हो गई। कैसे, अब जैसे नंबर 2 की 1/6 थी, ऐसे ही नंबर, देखिए नंबर सेकेंड वाला पार्ट है, नंबर 5 आए, 5 लिखा हुआ हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी हो जाएगी 1/6। क्यों, क्योंकि देखिए 1 ऐसा मार्बल है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, फिर इधर 5 लिखा है और इधर लिखा है 6। तो ऐसा मार्बल जिसपे 5 लिखा हो, 5 लिखा हो, ऐसे कितने मार्बल हैं, ऐसा तो एक ही मार्बल है ना। तो 5, देखिए क्या होता है ना, आपने एक कटोरी में 6 गिट्टियाँ रख दी और सब पे नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसा मतलब आपने आँख बंद करके हाथ डाला तो आपने 5 उठाया, ऐसा मतलब कैसे होगा कि आप 5 उठाएंगे। तो 6 में से कोई एक ही तो 5 है ना। तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6, मतलब 6 बार में से एक बार ही 5 आ सकता है। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 आने की। इसी तरीके से 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की भी 1/6 है, 3 आने की भी 1/6 है, 4 आने की भी 1/6 है और 6 आने की भी 1/6 है, क्योंकि ये तो अपने आप में तो एक ही है ना, टोटल मिला के 6। तो टोटल नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एक गिट्टी है, उस नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम फिलहाल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सिक्का उछाल रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम जो है वो गेम खेलेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो देखिए क्या होता है, मतलब आपसे बोला गया है कि एक गेम है, एक गेम में आपको ये पता लगाना है आपकी कौन सी टीम जो है वो गेम को स्टार्ट करेगी। तो कॉइन के कितने फेस होते हैं, हमेशा याद रखिए, कॉइन हैज़ 2 फेसेस। तो ऐसे करके आप लोग लिखेंगे कॉइन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कॉइन हैज़ 2 फेसेस। कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक होता है हेड जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, और एक होता है टेल जिसको हम लोग
टी से डिनोट करते हैं। ऊपर वाला हेड होता है, नीचे वाला सिक्के का भाग, वो उसको टेल कहते हैं। तो दो हो गए, मतलब टोटल इवेंट कितनी हो गई, 2 चीज़ें आ सकती हैं। जो 2 चीज़ें आ सकती हैं तो टोटल 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो देखिए टोटल तो 2 है, इसमें तो आपको शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिक्का उछाल रहा है, उसके फेस तो 2 है ना आगे पीछे, तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। बट आपसे पूछा गया है कि अगर आप मतलब कोई भी सिक्का उछाल रहा है तो आपकी टीम जीते उस सिक्के में, मतलब सिक्का उछालने में, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी तो 1 ही होगी यार, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपकी टीम स्टार्ट करेगी या फिर जीतेगी, जो भी है। कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम विल स्टार्ट द गेम। तो आप या तो हेड लोगे या तो टेल लोगे, आप दोनों में से कोई एक ही तो लोगे, तो दोनों में से जो भी कोई एक आएगा वो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या फिर गेम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 1/2 इसका आंसर आएगा। क्यों 2 क्यों नीचे, क्योंकि 2 टोटल है, टोटल वाला नीचे लिखते हैं। टोटल 2 कैसे हो गया, क्योंकि सिक्के के 2 भाग होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऐसे समझ लीजिए। तो आगे ऊपर वाला हेड बोलते हैं, पीछे वाले को टेल बोलते हैं। जब सिक्का उछाला जाता है तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2, क्योंकि 2 में से कोई एक ही चीज़ तो आएगी। टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसलिए आप गेम स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम स्टार्ट करेगी गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। आ गया समझ आप लोगों को। तो एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है, छोटी सी एक्सरसाइज थी, और होपफुली आ गया हो। समझ नहीं आया होगा ना तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में। वैसे तो आ ही गया होगा, 3 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे थे। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके साथ कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।